हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल क्लास पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल क्लास है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपके जो यहाँ भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिले, आप उन्हें इस वीडियो को शेयर करके तुरंत ही आके आपको इस क्लास से आपको जुड़ जाना है। आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी से आयोजित जो यूपी लेखपाल का पेपर होने वाला है, उसमें एक पोर्शन है जीएस में हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे, इतिहास के बारे में कौन से चैप्टर आपके हैं, प्राचीन भारत में कौन से चैप्टर आपका पढ़ेंगे हम, मध्यकालीन भारत में कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और आधुनिक भारत के इतिहास में हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, इसका हम क्रमिक अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज इन सभी के विषयों के बारे में बात करते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास के बारे में हम और आप मिलकर हमारे और आपके पूर्वजों द्वारा जो किया गया कृत्य है और उनके द्वारा किया गया प्रयासों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम उनके कृत्यों प्रयासों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक क्रम से लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, फिर मौर्य वंश, फिर गुप्त वंश, फिर हर्षवर्धन। तो इसके क्रमिक रूप से हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आपको इनमें थोड़ा थोड़ा हम आपका परिचय कराते चलेंगे। सबसे प्राचीन सभ्यता इसमें देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है, लेकिन क्या है कि वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती थी जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी। वैदिक संस्कृत, क्योंकि वेदों से पुराना प्राण आपके पास कुछ था नहीं, पूरा तात्विक साक्ष्य भी कुछ नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि लाहौर में दो अंग्रेज रेल की पटरी खुदवा रहे थे, तो वहाँ पे ईंटें मिली। तो इस ईंटों के बारे में अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये ईंटें 2500 ईसा पूर्व के आसपास की हैं, 2500 ईसा पूर्व के आसपास की हैं। और आपका वैदिक संस्कृत क्या था, 1500 ईसा पूर्व से था। तो सबसे प्राचीन इससे पहले वैदिक संस्कृत को ही माना जाता था। लेकिन इससे पहले पता चल गया कि 2500 ईसा पूर्व के पास ही कोई हमारे पास नगरी सभ्यता थी, बहुत व्यवस्थित सभ्यता थी, आज और हमारे आज के समाज को टक्कर देने वाली सभ्यता थी वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नाम था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, 50 ईसा पूर्व तक आपकी सभ्यता थी। तो हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हम बहुत स्थलों के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो कहाँ का स्थान है, और हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ा, सुरकोटदा, इन सभी के बारे में पता करेंगे। बृहद स्नानागार कहाँ मिला, कहाँ क्या मिले, नालियों की व्यवस्था कैसी थी, उसके नगर नियोजन के बारे में हम सब कुछ अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता में, यदि क्लास स्टार्ट होता है, यदि मतलब जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब उसमें हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपको हम यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता बता देते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक, 1750 ईसा पूर्व तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद एक वैदिक सभ्यता आई, वैदिक संस्कृत आई, जो बहुत प्रमुख संस्कृत थी, बहुत शुद्ध संस्कृत थी, सभ्य संस्कृत थी। इसमें हम पशुपालन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, कृषि के रूप में पशुपालन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। वैदिक संस्कृत में स्त्रियों को बहुत प्रमुख स्थान दिया जाता था। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका था, 600 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत में हम वेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। वेद क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में किसका अध्ययन किया जाता था, यजुर्वेद में यज्ञों का अध्ययन किया जाता था, आप जान ही रहे हैं। उसी प्रकार सामवेद में संगीत का, अथर्ववेद में मतलब इन सब के बारे में हम वैदिक संस्कृत में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद आता है बौद्ध धर्म, आपका 563 ईसा पूर्व के आसपास गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे। गौतम बुद्ध क्या थे, कैसे थे, उनके बारे में हम उनके जीवन परिचय और उनके शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, सुद्धोधन थे, उनकी माता का नाम महामाया था। इनके पिता और माता के बारे में हम जानेंगे, इनके भाई के बारे में जानेंगे, इनकी शिक्षाओं के बारे में जाएंगे, इनके जीवन परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इनको एक सन्यासी इनके घर इनके पैदा होते हुए आया था और इनके पिता से कह दिया था कि ये जो बालक हुआ है बहुत तेजस्वी है, बहुत ओजस्वी है, ये देश कल्याण में बहुत भागीदार होगा और भविष्य में ये संन्यास ग्रहण कर लेगा। जिससे इनके माता और पिता बहुत चिंतित हो गए कि हमारे पास एक ही पुत्र है, मतलब हमारे पास जो हमारा पुत्र है ये संन्यास ग्रहण कर लेगा। तो उन्होंने इनको हर प्रकार का सुख दिया, इन्हें लोभ, मोह, माया, तृष्णा, द्वेष से दूर रखा। इनको सोने के लिए प्रमुख से प्रमुख महलें बनाई गई। सुबह के लिए अलग महल में, शाम के लिए अलग महल में, रात के समय अलग महल, दोपहर के समय अलग महल में इन्हें मतलब सुख ही सुख दिया जाता था। दुखों का इनके आसपास भटकने नहीं दिया जाता था।
तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब भी ये मौका पाते ही अपना संन्यास मुद्रा में हो ही जाते थे। इनके माता पिता परेशान हुए। आज अंत में जानते हैं गौतम बुद्ध कौन है, गौतम बुद्ध ने किस धर्म का स्थापना किया, बौद्ध धर्म को कितनी ऊंचाइयों तक, शीर्ष स्थान तक ले गए, वो थे महान गौतम बुद्ध के बारे में हम जान लेंगे। उसके बाद हम आते हैं जैन धर्म के संस्थापक जो थे महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, आपको महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर 23 तीर्थंकरों के बारे में इतना नहीं पढ़ना होता, क्योंकि जैन धर्म को 23 तीर्थंकर जितना मिलकर नहीं बढ़ा पाए। ये अकेले 24वें तीर्थंकर जैन धर्म को महावीर स्वामी ने ऊंचाइयों पे इसे ले गया था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। तो महावीर स्वामी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके बारे में, इनके जीवन परिचय, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद हम आते हैं, देखिए अगला लेक्चर क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म पढ़ लिए। उसके बाद हम मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश में महान सम्राट अशोक। आप देखिए यहाँ पे महान सम्राट क्यों मेंशन हुआ है, क्योंकि ये महान थे, इनके कार्य जो थे बहुत महान थे। इनके बारे में हम जानेंगे। मौर्य वंश से ताल्लुक़ रखते थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, इनके दादा का नाम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सुने होंगे। उनके पोते थे महान सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश थोड़ा सा नीचे स्थल पे गया बिंदुसार के समय पे, लेकिन उसके बाद जब सम्राट महान अशोक आते हैं तो उसे बहुत ही ऊंचाइयों पे पूरे भारत पे मौर्य वंश को तिरंगा फहरा देते हैं। और महान सम्राट अशोक के बारे में हम जानेंगे। इनके पिता का नाम था बिंदुसार और इनकी माता का नाम था शुभद्रांगी, या फिर इनकी माता का नाम धर्मा भी आपको मिलेगा कहीं लिखा हुआ। इनके बारे में बताएंगे। इनकी माता धर्मा एक जंगल में रहने वाली स्त्री थी। जब इनके पिता क्या बिंदुसार को उसके भाई जस्टिन उसका भाई था, एक चचेरा भाई था, उनको तीर जब मारता है, हेलेना का पुत्र जस्टिन था, उनकी एक सौतेली माँ थी बिंदुसार की। तो जस्टिन जब तीर मारता है, वो पहाड़ से गिरते हैं, तो उनकी रक्षा करती है शुभद्रांगी। तो शुभद्रांगी जब सही होते हैं, क्या नाम है, बिंदुसार, होश में आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें शुभद्रांगी नामक स्त्री बचाई है। तो उनसे विवाह कर लेते हैं, उनको दिल दे बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बारे में उनसे जो पुत्र प्राप्त होता है उसका नाम महान सम्राट अशोक था, चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक। तो इसके बारे में महान क्यों लगा, जैसे आज हम क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन, सर विलियम रिचर्ड्स, उसी प्रकार से सर उनके नाम में सम्मान में लगा, इसीलिए अशोक के नाम से महान सम्राट अशोक हुआ। ये इनके शिलालेखों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कलिंग युद्ध में कैसे क्या हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसी में है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता था, भारत का विक्रमादित्य कहा जाता था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। फिर हर्षवर्धन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, हर्षवर्धन राजा के बारे में बताएंगे। फिर राजपूत काल के बारे में हम गढ़वाल वंश, परमार वंश, चौहान वंश और जो भी वंश है इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम सल्तनत काल के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल में आपका क्या था, सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे सल्तनत काल में। तो आप देखेंगे गुप्त वंश यहाँ तक ही आपका हर्षवर्धन राजा तक आपका क्या था, यहाँ पे आपका प्राचीन इतिहास। उसके बाद आपका मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो आप मेडिवल हिस्ट्री राजपूत सल्तनत से लेकर यहाँ पे मराठा राज्य तक आपका मेडिवल पढ़ना होता है। तो मेडिवल में आपको इन्हीं 4 चैप्टरों को पढ़ना है, लेकिन राजपूत काल में भी 4 सेक्शन है, सल्तनत काल में लगभग 5 सेक्शन है, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम आएंगे मुगल काल में। मुगल काल के प्रमुख 6 राजाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मराठा में महान राजा शिवाजी के बारे में जानेंगे, जहां से मराठा साम्राज्य का उदय होता है। मराठा महान सम्राट शिवाजी, और क्या था, बाजीराव द्वितीय से मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो यहाँ तक आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास।
फिर हम आते हैं आधुनिक इतिहास में। आप देखिए प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से मिलके 4 अंक आएगा। फिर फिर उसके बाद ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है 4 अंक अकेले देगा। लेकिन आपको क्या है, दोनों पढ़ना है, क्योंकि 8085 पद है। आप किसी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते, कोई प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। वो हम बता दे रहे हैं, इस पे ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि ये 4 अंक का यहाँ से आसानी से लगभग 6 चैप्टरों से मिल जाएगा। 12 से 13 से 16 चैप्टर आप वहाँ कवर करेंगे तब 4 अंक आपको मिलेगा। आप दोनों कवर करिए, जहाँ तक हो सकता है करिए। तो हम अब बात करेंगे ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। ब्रिटिश राज्य यहाँ पे कैसे प्रवेश करें उसके बारे में हम पता करेंगे। किसके शासनकाल में किस मुगल शासक ने इन्हें वो एंट्री दिया था व्यापार के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे जो 1857 ईस्वी में हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में जानेंगे। एक सिपाही विद्रोह था कि विद्रोह था, सिपाही विद्रोह था कि क्या था, नाना साहब तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, जब ब्रिटिश राज यहाँ पे आ गए, स्थापित हो गए, तो उनका समाज पे आर्थिक राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम गहन से अध्ययन करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे अब ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव 1857 में क्या कैसे विद्रोह, नाना साहब एक दत्तक पुत्र थे तो उनको ब्रिटिश राज्य पेंशन देने से मना कर दिया था। यहाँ से भी विद्रोह का चिंगारी उड़ता है। सिपाही के विद्रोह आप पढ़ेंगे, मंगल पांडे के बारे में जो कारतूस था उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए फिर उसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसके बारे में हम जानेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में हम इधर आ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, नहीं टेलीग्राम में हम इसको सबको दे देंगे, या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है। तो स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष के बारे में हम जानेंगे, आंदोलन कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर स्वदेशी और सविनय स्वदेशी वस्तुओं को इंडिया में स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी ने किन किन चरणों को अपनाया था उसके बारे में, और विदेशी वस्तुओं परित्याग के बारे में जानेंगे। वह महात्मा गांधी और अन्य नेता लाल बाल पाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रवाद का उदय। क्रांतिकारी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे, महान आत्मा थे, सरदार भगत सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे। भगत सिंह उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रांतिकारी व आंदोलन व उग्र राष्ट्रवाद के उदय के समय कैसे उदय हुआ। इधर यदि अहिंसा के बारे में महात्मा गांधी बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी आंदोलन का उग्र रूप ले रहा था, उसके बारे में हम याद करेंगे। कैसे विफल हुआ क्रांतिकारी आंदोलन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट। 1935 में विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो आया उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज़ाद हिंद फौज आपको जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने इसका निर्माण किया था, इसके बारे में हम बताएंगे। कहाँ से कैसे जा करके किसकी मदद लेकर आज़ाद हिंद फौज की नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका निर्माण करते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से ख़त्म हो जाते हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत महान आत्मा थे और भारत की आज़ादी में उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। इन सब सेक्शनों पे हम अध्ययन करेंगे। आप देख लीजिए यहाँ से प्राचीन इतिहास में क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध द्वारा जो जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल और सल्तनत काल जो है हर्षवर्धन तक आपका प्राचीन इतिहास था। फिर राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल और मराठा जो था मध्यकालीन इतिहास में है। फिर ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष पढ़ेंगे। स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के महात्मा गांधी और अन्य नेता के बारे में जानेंगे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन व उग्र भगत सिंह राष्ट्रवाद का उदय जो भगत सिंह ने किया था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विधायी संशोधन में भी भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज में, इस प्रकार इतिहास का आपका ये सिलेबस है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप इसे बेकायदे नोट करके अपने सामने रख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले आप 1-2 बार देख लेंगे। जब हम पढ़ाए रहेंगे, आप पूरा लेक्चर लिए रहेंगे तो आपको बहुत ही सरलता महसूस होगी और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही तुरंत इसे हल कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, यही है सिलेबस, अब यही सब है। तो इसके
इस आपके अपने एजुकेशनल चैनल को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना है, बता देना है कि लेखपाल का एक बहुत बेहतरीन फ्री निःशुल्क बैच चल रहा है, जिसे आप ज्वाइन करें और अपने लाभ को और अपने एक सीट को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड्स चलेंगे, यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेकायदे पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाएंगे और वैदिक संस्कृति के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। एक हमारा प्रैक्टिस सेट आपको हम सुबह बताए थे, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी से हम यहाँ पे चैप्टर क्लियर करते चलेंगे। उसका प्रैक्टिस सेट जैसे ही इसका सिंधु घाटी सभ्यता जैसे पूरा हुआ तो हम तुरंत ही उसको क्या नाम है, उसको जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है उससे जो 25-50 क्वेश्चन आएगा हम इसी बोर्ड पे आएंगे, लिखेंगे, बेकायदे यहाँ पे टाइमर लगेगा, आप उसे वहाँ से हल करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। तो देखिएगा, तो जैसे होता है हम आप प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी वीडियो आपके पास शेयर करते चलें। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप भटकिए मत, सही जगह पढ़िए, चाहे जहाँ पर पढ़िए। हम यही चाहते हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है। आप किसी क्लास को लाइव क्लास के चक्कर में 1.5 घंटा का क्लास अच्छी बात नहीं है। इतना मैटर यदि आपको मिल जाता है आसानी से 20 मिनट से 15 मिनट के अंदर, तो आपको यहीं से पढ़ना चाहिए हमारे समझ से। 1.5 घंटा वीडियो में वो कमेंट देखें, रिप्लाई करें, कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, नमस्कार, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।